अब देखो भाई, हम क्या कर रहे थे, रिजिड बॉडी मोशन। तो सबसे पहले हम बात करें व्हाट इज रिजिड बॉडी। मान लो हमारे पास कोई ये ब्लॉक है, ठीक है। ब्लॉक पे एक निशान मैंने ये बनाया ए, ये बनाया मैंने बी, ये बनाया मैंने सी। ए और बी के बीच का डिस्टेंस एल, बी और सी के बीच का बी, और ए और सी के बीच का दिस इज सी, ठीक है। अब अगर इस बॉडी को मैं चलाता हूं, ठीक है, सीधे चलाया मैंने, ट्रांसलेट करा, क्या करा, ट्रांसलेट करा। तो ए वाला पॉइंट कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, बी वाला कहां पहुंच गया, यहां, और सी वाला कहां, यहां। एक बात बताओ, जितना डिस्प्लेसमेंट ए वाले पॉइंट का हुआ है उतना ही बी वाले का हुआ कि नहीं हुआ। आप ऐसे देखो, अगर मैं इस डिस्टेंस को x कह दूं, सपोज दिस इज x, तो a वाला पॉइंट कितना चला, l प्लस एक्स, बी वाला कितना चला, x प्लस एल, और c वाला भी कितना चला, x प्लस एल। सबके सब सेम डिस्प्लेसमेंट चल रहे हैं, तो सेम डिस्प्लेसमेंट इन अ गिवन टाइम, तो सेम वेलोसिटी इन अ गिवन टाइम, मतलब सेम वेलोसिटी भी रही होगी, सेम क्या रहा होगा, एक्सेलरेशन भी रहा होगा, ठीक है। इतनी बात। तो हम क्या कह सकते हैं, ट्रांसलेट जब हम कह रहे हैं तो ऑल particles of system have same linear kinematical physical quantities। तो डिस्प्लेसमेंट सबका सेम है, सारे पार्टिकल्स का, वेलोसिटी सबकी सेम है, एक्सेलरेशन सबका क्या है, सेम। मतलब एस वेक्टर सबका सेम, वी वेक्टर सबका सेम, एंड ए वेक्टर सबका क्या, सेम। ये आया कि नहीं आया, ठीक है। एक और चीज, क्या ए और बी के बीच का सेपरेशन बदला है, अभी भी एल है भाई। ये एल वेक्टर था अगर, तो ये अभी भी क्या है, एल वेक्टर है। अगर ये बी वेक्टर था तो ये अभी भी क्या है, बी वेक्टर है। ये सी वेक्टर था तो ये अभी भी क्या है, सी वेक्टर है। मतलब ये भी कह सकते हैं कि देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम, ठीक है। उनके बीच में, पार्टिकल्स ऑफ सिस्टम के बीच में जो रिलेटिव सेपरेशन पहले था वही बाद में भी है, हाँ या ना। तो हम क्या कह सकते हैं, ऑल्सो रिलेटिव separation between any two given particles of system, कोई भी दो पार्टिकल जो हमने सिस्टम के पकड़े, also relative separation between any two given particles of system remains fixed, चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। इतनी बात। तो खेल क्या हो गया हमारे पास, खेल ये हो गया भाई कि रिजिड बॉडी अगर है और अगर हम उसे ट्रांसलेट कर रहे हैं तो हर सिस्टम के पार्टिकल का लीनियर काइनेमेटिकल क्वांटिटी क्या है, सेम है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सेम है। और दूसरा, अगर मैं किन्हीं भी दो पार्टिकल्स को कंपेयर करूं तो उनके बीच में रिलेटिव सेपरेशन चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब आगे बढ़ें, ठीक है। नोट कर लिया सबने, जल्दी करो भाई।
हो गया। अब एक और चीज करते हैं, मान लो हमारे पास एक ये रॉड है, ठीक है, इतनी बात। इस पॉइंट के अबाउट पिवट है, ये इसके ऊपर ए पॉइंट है और ये इसके ऊपर बी पॉइंट है। ए और बी के बीच में सेपरेशन क्या है? एल है, ठीक है। दिस इज रॉड पिवटेड अबाउट दिस एंड। अब मैं इस रॉड को क्या कर रहा हूं? रोटेट कर रहा हूं। ये क्या हो गया? कैसे बनेगी रॉड? बेकार, कोई फायदा नहीं, इसको हटा दो। हमारे पास क्या है? इसको हमने रोटेट कर दिया ऐसे, ठीक है, इतनी बात। रॉड को अब जरा देखो, रॉड को अगर हमने रोटेट करा, बी वाला पॉइंट यहां पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? और ए वाला यहां पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? ए और बी के बीच का सेपरेशन क्या बदला? नहीं बदला, हाँ या ना? अच्छा, एक और चीज, जो एंगल ए ने सबटेंड कर रखा है पिवट वाले पॉइंट पे, वही बी ने सबटेंड कर रखा है। यानी कि टाइम टी में अगर दोनों इस जगह पर हैं तो एंगुलर वेलोसिटी भी दोनों की क्या है? सेम। एंगुलर एक्सेलेरेशन भी क्या? सेम। तो क्या कहानी है? हम कौन सा मोशन देख रहे हैं? इन प्योर रोटेशनल मोशन। पिछला ट्रांसलेशन था, अब क्या है? प्योर रोटेशनल मोशन। ऑल पार्टिकल्स ऑफ सिस्टम have same angular kinematical quantities. हाँ या ना? मतलब सबका क्या है? थीटा, ओमेगा एंड अल्फा सेम। मानते हो या नहीं मानते हो? और दूसरी चीज, रिलेटिव सेपरेशन अभी भी दो पार्टिकल, यानी भी गिवन दो पार्टिकल्स के बीच में चेंज नहीं किया है। ऑल्सो relative separation between any two given particles do not change। मानते हो या नहीं मानते हो? हाँ या ना? तो ऐसी बॉडीज को हम क्या कहते हैं? रिजिड बॉडी कहते हैं भाई। क्लियर है इतनी बात? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हो गया। बढ़े आगे, मिटा दूं। सपोज मेरे पास एक चेन है, इसको यहां पिवट कर रखा है। अब इसको घुमाता हूं मैं, मान लो ये पॉइंट ए है अपना, या ये ए है और ये कौन सा है? बी। अब अगर इसको घुमाता हूं, बी वाला यहां आ गया, ए वाला यहां आ गया, सपोज यहां आ गया। अब एक बात बताओ, क्या ए और बी सेम एंगल सबटेंड कर रहे हैं? अब नहीं कर रहे हैं, तो सच बॉडी इज नॉट रिजिड बॉडी, ठीक है, इतनी बात। और रिलेटिव सेपरेशन भी चेंज हो गया। अगर ये एल था तो अब ये सेपरेशन क्या हो गया? एल से थोड़ा सा क्या होगा? कम हो गया होगा, हाँ या ना? तो ये रिजिड बॉडी नहीं है।
ठीक है, इतनी बात तो ये ध्यान रखना। रिजिड बॉडी किसे कहते हैं? जिसमें रिलेटिव सेपरेशन किन्हीं भी दो पार्टिकल्स के बीच में कभी भी चेंज ना करे, जो गिवन वाले हैं जिनको हम देख रहे हैं। और उनकी अगर ट्रांसलेशन हो रहा है तो लीनियर काइनेमेटिकल क्वांटिटी सारे पार्टिकल्स का क्या हो? सेम। और अगर रोटेशन हो रहा है तो एंगुलर काइनेमेटिकल क्वांटिटी सारे पार्टिकल्स की क्या हो? सेम। कोई इशू है इसमें? तो दिस इज नॉट रिजिड बॉडी। हो गया ये? आगे बढ़े भाई। सर्कुलर मोशन करा हुआ है ना हमने? कर रखा है ना सर्कुलर? हाँ, तब ठीक है। अब देखो भाई, बढ़ जाए आगे। अब देखो यार, अब सबसे पहले हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। ठीक है, इतनी बात पहले उसी को देख लेंगे। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, जैसे जब 11th में पढ़ाते हैं तो पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस के प्रूफ दिए जाते हैं, अब नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, इतनी बात, थोड़ा समय तो बचाएंगे। ठीक है, तो क्या कहानी है हमारे पास? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है भाई? व्हाट इज मास? मास क्या होता है? ट्रांसलेशनल इनर्शिया। मास क्या होता है? ट्रांसलेशनल इनर्शिया। मतलब वो क्या करता है, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसको अगर मुझे मोशन में लाना है तो मास मोशन में आने से क्या करेगा? अपोज करेगा। ये आप देखो, F इज इक्वल टू एम ए, यानी कि F अपॉन एम इज इक्वल टू ए। जितना ज्यादा एम होगा उतना ही कम क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। अगर कोई बॉडी मोशन में है, एक्सेलरेट कर रही है, तो उसको रेस्ट में लाने को क्या करेगा? अपोज करेगा ये। ठीक है, इतनी बात। तो मास इज व्हाट? ट्रांसलेशनल इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज व्हाट? रोटेशनल इनर्शिया। जो अगर रोटेशनल मोशन में लाना चाहते हैं तो उसको रोटेशनल मोशन में आने से क्या करेगा? अपोज करेगा। और अगर रोटेशनल मोशन में है तो उसको रुकने से क्या करेगा? अपोज करेगा। ठीक है, इतनी बात, सिंपल सी कहानी है इसमें। तो लिखो जरा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज रोटेशनल इनर्शिया ऑफ सिस्टम, इज रोटेशनल इनर्शिया ऑफ सिस्टम। सिस्टम का क्या है? रोटेशनल इनर्शिया है। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या है? चलो सबसे पहले हमारे पास डिस्क्रीट सिस्टम, डिस्क्रीट सिस्टम में एक पार्टिकल m1, m2, m3 ऐसे ऐसे बहुत सारे पार्टिकल हैं। मान लो इस एक्सिस के अबाउट हम रोटेशन पढ़ रहे थे। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है? इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? सारे पार्टिकल्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे? एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, इतनी बात। एक्सिस से हमने क्या ले लिया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिया। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा? जरा देखो, I is equal to m1 r1 square plus m2 r2 square plus m3 r3 square, that is definition। तो उसको मैंने लिख दिया समीशन mi ri स्क्वायर i इक्वल टू 1 to n, जितने भी रहे होंगे। अगर हमारे पास कोई कॉन्टिन्यूस सिस्टम है, मान लो ये हमारे पास कोई कॉन्टिन्यूस सिस्टम है। ठीक है, इतनी बात। मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं? इस सिस्टम के ऊपर छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूं जिसका मास dm। अब इस एलिमेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर डी एम, फिर अगले एलिमेंट का आर डैश स्क्वायर डी एम डैश प्लस आर डबल डैश स्क्वायर डी एम डबल डैश, सबका क्या? सम। तो आई कम्स आउट टू बी
कॉन्टिन्यूस वाले के लिए समीशन आर स्क्वायर इंटू व्हाट डीएम। कॉन्टिन्यूस सिस्टम में समीशन इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, इंटीग्रेशन। हाँ या ना? ठीक है, इतनी बात विद द प्रॉपर लिमिट्स, कोई इशू नहीं इसमें, हो जाएगा। जरा एक आधा सवाल कर लें फिर आगे बात करते हैं। हमारे पास सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ये बोर्ड हमारा क्या है, एक्स वाई प्लेन, और जेड एक्सिस कैसा, बाहर की तरफ। हाँ या ना, जेड एक्सिस कैसा हो गया, बाहर की तरफ। ठीक है, अब मैंने क्या करा, एक पॉइंट मास यहां रखा m, एक पॉइंट मास यहां रखा m, और एक पॉइंट मास यहां रखा m। ठीक है, इतनी बात। मतलब वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल पे रख दिए। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा हूं मैं, आई एक्स, आई वाई एंड आई जेड बताना चाहोगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस करना चाहोगे, फटाफट जल्दी से निपटा दो। चलो मैं बताऊं, आई एक्स कितना आ गया, आई एक्स देखो बेटा, इसका तो जीरो हो जाएगा, इसका भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता है कितना है, √3/2 है। हाँ या ना, तो कितना हो गया, m इंटू 3a²/4। मानते हो सब लोग। आई वाई की बात करें, देखो इसका जीरो, इसका कितना ma²। हाँ या ना, और इसका कितना, ये a/2 हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो कितना प्लस m a²/4 मीन्स आई वाई इज इक्वल टू 5m a²/4। यस सुनो। अब आई जेड की बात करें, आई जेड इज इक्वल टू कितना, इस एक्सिस के अबाउट बात करें। ठीक है, तो इसका तो जीरो हो गया, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना a, और इसका भी कितना a, तो कितना हो गया ma² प्लस ma² कितना 2ma²। पक्का ठीक है, सबको क्लियर है बेटा। इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका कितना a और इसका भी कितना a, तो कितना हो गया 2ma²। पक्का क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, हो गया। एक और क्वेश्चन देख लें डिस्क्रीट पे। हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, 0 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, यहां पर कहीं पर 50 मीटर, 49, 48, 47, ऐसे होंगे ना, बीच में और भी रहेंगे। ठीक है, 51, 52, 53, 97, 98, 99, 100 मीटर। ठीक है, अब मैंने क्या करा, यहाँ 1 kg,
2 kg, 3 kg, 4 kg, so on. से रखते क्या भाई? हाँ या ना? आपको बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, जो कि परपेंडिकुलर है इस लाइन के, और कहां से पास कर रही है? 50 वाले पॉइंट से। क्लियर है इतनी बात? चलो जल्दी बताओ। मैं बताऊं या बताना चाहोगे? मैं तो बता दूंगा निकम में, मैं तो हर साल यही सवाल करता हूँ। यहां से कितना है? 49 है, हाँ या ना? तो 1 इंटू 49 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 48 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 47 का स्क्वायर डैश 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 चलते रहेंगे। यहाँ कितना आया? 47 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 48 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 49 इंटू 1 का स्क्वायर। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना? 50 इंटू 0 का स्क्वायर खत्म, फिर इधर आ जाओ, प्लस 51 इंटू 1 का स्क्वायर, 52 इंटू 2 का स्क्वायर, 53 इंटू 3 का स्क्वायर। ऐसे ही होगा कि नहीं होगा? डैश 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 97 इंटू 47 का स्क्वायर, मानते हो? प्लस 98 इंटू 48 का स्क्वायर प्लस 99 इंटू 49 का स्क्वायर प्लस 100 इंटू 50 का स्क्वायर। मानते हो या नहीं मानते हो भाई? हाँ या ना? जोड़ दो जरा ऐसे, 100 इंटू 1 का स्क्वायर, 100 इंटू 2 का स्क्वायर, 100 इंटू 3 का स्क्वायर, 100 इंटू 4 का स्क्वायर। चलता जाएगा चलता जाएगा। क्या बन गया? 100 कॉमन, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ तक 49 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर। कहाँ तक? 50 के स्क्वायर तक आ गया कि नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? अब स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स का सम क्या फॉर्मूला होता है? n इंटू एन प्लस वन, 2n प्लस वन बाई 6। सही कह रही है? ठीक है, इतनी बात। तो कितना आ गया? 100। अब n कितना है? n इज व्हाट? 50। n प्लस वन कितना? 51 इंटू 2n प्लस वन, है ना? 2n प्लस वन कितना? 50 का 2, 100 प्लस वन, 101 अपॉन व्हाट? 6। दिस इज द रिजल्ट। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा भाई? अरे क्लियर है? तो सिर्फ फिजिक्स आने से काम नहीं चलता, मैथ्स भी आनी चाहिए, बस ये इशू रहता है। हो गया। अब हम क्या करेंगे, कुछ कॉन्टिन्यूस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लेते हैं। ठीक है, अभी हम, हमारी कोशिश होगी कि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी कॉन्टिन्यूस सिस्टम का उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालें। बाद में जब हमें पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस मिल जाएगा तो हम किसी भी एक्सिस के अबाउट निकालना शुरू कर देंगे। ठीक है, इतनी बात। अब मिटा दूं ये, जरा कर लिया सबने क्वेश्चन? कर लिया तो यस लिखो, फिर हम आगे बढ़ें। मैंने फॉर्मूले भी लिख दिए भाई, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ एन नेचुरल नंबर। कपिल जी कुछ करो इसका, पता है ये बड़ी समस्या हो रही है। हाँ, ये बीच वाली दो ना हो ना तो काम चल जाए, वो जल जाए। इसको बंद करना जरा, ये दोनों। अब देखो भाई, इतनी बात हो गई। अब हम कुछ कॉन्टिन्यूस सिस्टम्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं। लिखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक आधा डिराइव करूंगा, बाकी सबके रिजल्ट बताऊंगा। ठीक है, इतनी बात, क्योंकि डेरिवेशन कोई नहीं पूछता हमसे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म थिन रॉड, यूनिफॉर्म थिन रॉड, moment of inertia of uniform thin rod about axis passing through center of mass of rod,
सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड। ये अपने पास रॉड है भाई, ठीक है, इतनी बात। ये हमारे पास रॉड है, रॉड का मास कितना m, लेंथ कितना l। अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यहां पर होगा, और यही होगा कि नहीं होगा, इस जगह पे, ये सेंटर ऑफ मास है इसका, ठीक है, इतनी बात। इस जगह से पास करने वाली एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मैं एक्सिस बना देता हूं इस जगह से पास करने वाली। एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास। मैंने ये थोड़ी कहा था एक्सिस रॉड के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, मैंने कहा था ऐसा नहीं कहा था, है ना, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था एक्सिस कहां से पास करनी चाहिए, सेंटर ऑफ मास से, ठीक है। ये एक्सिस मान लो कितना एंगल बना रही है रॉड के साथ, थीटा, कितना बना रही है, थीटा बना रही है, ठीक है, इतनी बात। ये फिक्स एंगल, ठीक है। अब मुझे क्या बताना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब जरा देखो तरीका क्या होता है, हमने क्या पढ़ा हुआ था, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आर स्क्वायर इंटू डी एम, ऐसे ही पढ़ा था, यही फॉर्मूला था बेसिक, ठीक है। यानी कि हम इस रॉड के ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, उसका एक्सिस से क्या देखेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, इतनी बात। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर और इंटू डीएम, और उसका क्या, इंटीग्रेशन। तो मैंने इसके ऊपर छोटा सा एलिमेंट ले लिया, यहां पर कितनी लेंथ का, डी वाई लेंथ का, कितनी दूरी पर यहां से, वाई दूरी पे, कितने मास का, डीएम मास का, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। मतलब डीएम तो मैंने चूज कर लिया, अब मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चूज करना है इसका। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जरा देखो आप, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और यही होगा कि नहीं होगा, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, एंड r इज व्हाट, y साइन थीटा, हाँ या ना, थीटा फिक्स है, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ICM इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू व्हाट, dm। ये बना कि नहीं बना हमारे पास, अरे यस और नो। अब साइन स्क्वायर थीटा तो कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, बाहर आ जाएगा। अब इशू क्या है, y वेरी कर रहा है, जैसे जैसे dm बदल रहे हैं, y की वैल्यू क्या कर रही है, बदल रही है, ठीक है। तो अब या तो मैं dm को y के टर्म में लाऊं, या y को किसके टर्म में, dm के टर्म में, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम क्या करते हैं, l लेंथ के लिए मास कितना है, m, यूनिफॉर्म बोला है मैंने, रॉड को शायद दे रखा ना यूनिफॉर्म रॉड, 1 यूनिट लेंथ के लिए मास कितना हो गया, m/l। तो dy लेंथ के लिए कितना हो गया, dy लेंथ के लिए मास हुआ dm, एंड इट वुड बी इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ इनटू व्हाट, लेंथ। मानते हो कि नहीं मानते हो, और यूनिटरी मेथड बचपन से सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, इतनी बात। अब वैल्यू पुट कर देते हैं भाई, तो ICM इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाहर, इंटीग्रेशन y स्क्वायर m/l इंटू व्हाट, dy। m और l भी कांस्टेंट है बेटा, बाहर आ जाएंगे, हाँ या ना, तो क्या आ गया, ICM इज इक्वल टू m/l साइन स्क्वायर थीटा इंटीग्रेशन y स्क्वायर dy, कहां से कहां तक, y की वैल्यू -l/2 से लेकर के +l/2 तक। मानते हो या नहीं मानते हो भाई। अब हमने वैल्यू डाल दी, आंसर आ गया हमारे पास, इंटीग्रेट करके कितना आ गया, ICM इज m/l² इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया अपने पास, आ गया कि नहीं आ गया भाई, अरे क्लियर है, ठीक है। अब जरा देखो, ये कहानी आ गई, कोई इशू नहीं इसमें। अब आप एक काम करो, अब आप देखो थीटा की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, अगर एक्सिस से एक्सिस के साथ रॉड कितना एंगल बना दे, 0, तो ICM क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि थीटा 0 हो जाएगा तो साइन स्क्वायर 0 इज ऑल्सो व्हाट, 0। लेकिन जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, एंगल बढ़ेगा, ICM बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, मैक्सिमम कब होगा, 90 डिग्री पर, हाँ या ना। मतलब जब एक्सिस
रॉड के क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है इतनी बात। तो क्या कहानी है, if theta is equal to 90 degree then ICM is what, ml square by 12। मानते हो या नहीं मानते हो, हाँ या ना। अच्छा एक चीज और, अगर मैं यही एक्सिस सेंटर ऑफ मास से ना पास करके कहां से पास करता, एंड से, तो लिमिट क्या लग जाती, 0 से L लग जाती, तब क्या आ जाता, ml स्क्वायर बाय 3 साइन स्क्वायर थीटा आ जाता, हाँ या ना, और तो कुछ नहीं होता, ठीक है। अब जरा देखो, अगर मैं ग्राफ बनाऊं ICM का थीटा के साथ, वही बना लेते हैं, देखो एक मिनट क्या आ रहा है अपने पास। उसके बाद तो फिर से नीचे आ जाएगा, हाँ या ना, उसके बाद सेम नीचे आ जाएगा उसी तरीके से, क्लियर है। तो 0 से 90 डिग्री के लिए ग्राफ बनेगा कि नहीं बनेगा, और 180 डिग्री के लिए बनाना चाहते हो तो ऐसे ही नीचे ले आना भाई से, अरे क्लियर है, ठीक है। हो गया, और ये मैक्सिमम कितना हो गया, ml स्क्वायर बाय 12 हो गया यहाँ पर, अरे हो गया कि नहीं हो गया 90 डिग्री पर, और 0 पर कितना है, 0 है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ सही बनाया मैंने, पक्का, पक्का सही बनाया मैंने, सही बनाया मैंने, ठीक है। चलो अब देखो भाई, अब लिखो जरा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, यूनिफॉर्म रिंग, बेटा मैं यूनिफॉर्म बॉडीज ले रहा हूं अभी, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म होंगी तो क्वेश्चन में ले लेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रिंग अबाउट एक्सेस थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग, एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग, एक्सेस सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है और रिंग के प्लेन से क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या हुआ, ये अपने पास रिंग है, ठीक है इतनी बात, इसका मास कितना m, रेडियस r, अब यूनिफॉर्म है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ आ गया इसका, यहां आ गया कि नहीं आ गया, अरे ये आ गया कि नहीं आ गया, और जो एक्सिस है भाई वो ऐसे बाहर की तरफ है या नहीं है, यस और नो, यही हो गया ना एक्सिस, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, तो दिस इज एक्सिस। अब हम क्या करेंगे, कोई भी छोटा सा डीएम ले लेते हैं इसके ऊपर, ये पकड़ा हमने डीएम, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, आर होगा या नहीं होगा, अगला डीएम लोगे उसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर आएगा, अगला लोगे उसका भी वही आएगा, तो आईसीएम इज सिंपली व्हाट, इंटीग्रेशन आर स्क्वायर इंटू डीएम, आर कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, डीएम डीएम क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, हाँ या ना, पक्का ठीक है। हो गया, अब लिखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट एक्सेस थ्रू center of mass and perpendicular to the plane of disk, and perpendicular to the plane of disk, ये रहा भाई अपने पास डिस्क, हो गया, ये सेंटर ऑफ मास हो गया, और यहीं से क्या पास कर रही है, एक्सिस, कैसे, बाहर की तरफ, ठीक है इतनी बात, मास इसका m, यूनिफॉर्म डिस्क है, रेडियस r। अब इसके लिए भी मैं एक डिराइव कर देता हूँ, आगे डिराइव नहीं करूंगा, ठीक है, अगर मेरी मर्जी नहीं हुई तो, जो छोटे हैं वो वाले डिराइव कर रहा हूँ मैं। स्मॉल आर दूरी पर, मतलब इसमें एलिमेंट कैसे लेंगे, स्मॉल आर दूरी पर
हमने क्या ले लिया, एक ये रिंग ले ली, कितनी थिकनेस की, dr थिकनेस की, इसका मास कितना, dm, ऐसा कह सकते हैं। तो अब आप जरा एक चीज देखो, जो ICM आएगा दैट वुड बी इंटीग्रेशन आर स्क्वायर इंटू डी एम। इस रिंग का तो आर स्क्वायर डीएम आएगा कि नहीं आएगा, फिर इस रिंग का प्लस अगले रिंग का प्लस अगले रिंग का, सबका क्या सम, हाँ या ना। तो चलो अब जरा देखो, आर वेरिएबल है और एम भी वेरिएबल है, तो या तो एम को आर में लाएं या आर को एम में लाएं, ठीक है। इतनी बात, तो क्या करते हैं, कैसे लाओगे भाई, हाँ मतलब कैसे करोगे, देखो भाई, फॉर 1 यूनिट एरिया मास इज m बाय पाई आर स्क्वायर, मानते हो या नहीं मानते हो। और ये एरिया कितना होगा, ये रिंग का 2 पाई आर डी आर, कैसे आया, क्या चीज क्या चीज क्या चीज, कैसे आया, हाँ जल्दी बताओ, 2 पाई आर डी आर कैसे आया, एक मिनट, हाँ, तू बता भाई, वो तो वो आ गई सरफेस मास डेंसिटी, एरिया इसका 2 पाई आर डी आर कैसे आया, इसका एरिया, ये जो मैं येलो कलर से बना रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये जो डी ए है, ये 2 पाई आर डी आर कैसे आया, ऐसे खोल दें, ठीक है, तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा जिसकी लेंथ 2 पाई आर होगी और विड्थ क्या होगी, डी आर होगी, तो एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। और एक बच्चे ने इधर से आवाज मारी थी कि बाहर वाला एरिया माइनस अंदर वाला एरिया, कहा था किसी ने, कुछ आवाज आई थी ऐसी, मतलब आर प्लस डी आर वाला रेडियस का एरिया माइनस आर वाला एरिया। चलो ये भी, वो भी सही है, उसमें गलत क्या है, सही तो कह रहा हो भाई, बाहर वाला बड़ा वाला एरिया माइनस, बिल्कुल सही कह रहा है भाई वो, ठीक है, हंसो मत, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, एरिया ऑफ एनी सर्कल विथ रेडियस आर इज पाई आर स्क्वायर, हाँ या ना। आपको इस एरिया का एलिमेंटल एरिया चाहिए, तो एरिया इज फंक्शन ऑफ व्हाट, आर, एलिमेंटल चाहिए, डी ए चाहिए, तो मैंने इसको डेरिवेटिव ले लिया इसका, डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू पाई इंटू 2 आर, तो डी ए इज वॉट 2 पाई आर डी आर, इस पर रहो ज्यादा, ठीक है, इतनी बात, काट के फिर उसको ऐसे करके, वो भी है लेकिन वो चीजें ठीक नहीं है, ठीक ये है, एलिमेंटल एरिया इज वॉट 2 पाई आर डी आर, आ गया कि नहीं आ गया। अब तो डीएम, ये तो 1 यूनिट एरिया का मास है, तो डीएम किसके बराबर आ गया, एम अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर डी आर, मानते हो या नहीं मानते हो भाई, हाँ या ना। अब पुट कर दें वैल्यू, कोई इशू नहीं, और अब तो पुट कर सकते हैं। तो अब अपने पास क्या आ गया, ICM इज इक्वल टू आर स्क्वायर डीएम, डीएम में देखो 2m अपॉन आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर बचा क्या आपके पास, आर स्क्वायर और एक इसका आर, कितना आर क्यूब इंटू वॉट डी आर, कहां से कहां तक, 0 टू कैपिटल आर, ICM कम्स आउट टू बी एम आर स्क्वायर बाय 2, आगे कि नहीं आगे भाई, क्लियर है। अगला देखो भाई, रिंग हो गया, डिस्क हो गया, ठीक है, हो गया, बेटा डिराइव तो वहां भी नहीं कर पाओगे, याद रख लेना बस, ठीक है, डिराइव तो 11th क्लास में कर लेने चाहिए था अगर कर पाते तो, हो गए। अब आ जाओ आप, यूनिफॉर्म हॉलो सिलेंडर मास m रेडियस r लेंथ l, ठीक है,
ये इसका एक्सिस हो गया। अच्छा एक बात, तो यूनिफॉर्म है तो सेंटर ऑफ मास कहीं यहीं आएगा, हाँ या ना? तो यानी कि एक्सिस कहाँ से जा रही है, अगेन सेंटर ऑफ मास से जा रही है, ठीक है। अब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो मैंने क्या करा, देखो एक मिनट, चलो कोई बात नहीं। ये हमने क्या पकड़ ली, रिंग ऐसे काट दी, अरे काट दी कि नहीं काट दी, इसमें रिंग आ गई है, रिंग आ गई, इसका मास क्या होगा डीएम, और ये जो एक्सिस है ये रिंग के कहां से जा रही है, सेंटर ऑफ मास से जा रही है कि नहीं जा रही है, रिंग के सेंटर ऑफ मास से और प्लेन ऑफ रिंग के क्या परपेंडिकुलर, तो डी आई सी एम इज आर स्क्वायर इंटू डी एम, मानते हो या नहीं मानते हो? इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आई सी एम क्या आ जाएगा, एम आर स्क्वायर, अरे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, हाँ या ना? हो गया यार, ये क्या हो गया, क्या हो रहा है बार बार। अब देखो भाई, इसके बाद अगर मैं ऐसा कर दूं, यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर कर दूं, तो अब ये जो काटूंगा मैं, ये क्या बनेगा, डिस्क बनेगा, डिस्क बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा भाई, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, हाँ या ना? इसके बाद एक और पे आ जाए, बढ़ जाए आगे। मानते हो भाई, मास m, ये वाली लेंथ l, ये वाली b, ठीक है। आपको क्या बताना है, सबसे पहले ICM x बताना है, मान लो इस एक्सेस के अबाउट, ठीक है। तो आप क्या करो, इस पे ऐसे करके, ये आपने एक रॉड पकड़ ली, हाँ या ना? इस रॉड का मास कितना dm, और लेंथ कितनी इसकी b, और जो ये एक्सिस है रॉड के सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, और रॉड के क्या है, परपेंडिकुलर है, हाँ या ना? तो ICM x विल बी इंटीग्रेशन b² इंटू डीएम, मानते हो या नहीं मानते हो? अगली जो रॉड होगी वो भी सेम मास की, और b² कांस्टेंट, तो डीएम डीएम क्या आ जाएगा, सबका आ जाएगा ऐड होकर के, क्या आ जाएगा, ICM x इज इक्वल टू mb²12, मानते हो या नहीं मानते हो भाई? अरे निकम्मो, ठीक है। इसके बाद अगर मैं निकालना चाहता हूं ICM y, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये रॉड आ गई, आ गई कि नहीं आ गई, अरे हो गया रॉड ये कि नहीं? अब एक बात, तो इस रॉड का मास कितना dm, लेंथ कितनी इसकी l, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन L² 12 इंटू डी एम, L² 12 बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा mL²12, मानते हो या नहीं मानते हो? ठीक है, हो गया भाई। यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर डिराइव करना है, नहीं करना है, कहां से पास कर रहा है, कोई भी डायमीटर सेंटर ऑफ मास से पास करेगा, तो ICM सीधे लिख रहा हूं, ठीक है, ICM इज 2/3 mr²
हाँ या ना? अगर इसी को हम कर दें सॉलिड स्फीयर, कितना हो जाएगा? 2/5। ठीक है, हो गया। यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट, यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट ठीक है। आपको किस एक्सिस के अबाउट बताना है? इस एक्सिस के अबाउट आई बताना है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो नहीं है? हाँ या ना? आई बताना है इस एक्सिस के अबाउट। मास इसका m है, ठीक है। एक चीज और पता है मुझे, ये जो इसकी हाइट है ये वाली, दिस इज व्हाट h, ये गिवन है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है भाई? अब आपने क्या बताना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। क्लियर? ठीक, करना चाहोगे? ये किसी को आंसर पता हो तो वो बता दो। mh²/6 डिराइव कर लेगा? कर जा। मैंने ये नहीं बताया कि ट्रायंगल आइसोसेलेस है, राइट एंगल है या इक्विलेटरल है। ट्रायंगल कुछ भी हो सकता है। तो यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट है, ठीक है। इतनी बात। इसका इस वर्टेक्स से इस एक्सिस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? h है, ठीक है। और मास m है। जल्दी करो, करना चाहोगे तो करो, नहीं तो मैं कर दूं भाई। देखो क्या सोच रहा है, बता कैसे? एक स्ट्रिप ले लेंगे dy मतलब dy थिकनेस की y डिस्टेंस कहाँ से? बेस से। बेस। चलो सही कह रहा है, देख लेते हैं। ये हमने एक पट्टी पकड़ी इसके ऊपर, कितनी हाइट पे? y हाइट पे, यहां से बेस से dy थिकनेस की, और इसका मास कितना? dm। हाँ या ना? अच्छा एक चीज बताओ यार, ये जो पूरा dm है इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका y है हर जगह, तो इस पट्टी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो सकता है? y² इंटू dm। अबाउट विच एक्सिस? दिस एक्सिस। तो क्या हो गया? di इज इक्वल टू y² इंटू dm, यही है। फिर मुझे इंटीग्रेट करना, अगली पट्टी सारी पट्टियों को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब यानी कि डीएम को y के टर्म में लाना पड़ेगा। वो कैसे लाएंगे? dy इसका एरिया हो जाएगा, l अननोन है कट जाएगा और b भी अननोन है जो तूने यहाँ बेस लिया है। हाँ बोलो। चलो देखो, इसको हम ले लेते हैं l ले लेते हैं, और इसको हम ले लेते हैं b, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक। अब एक चीज और, दिस इज h माइनस वाई, मानते हो भाई? ये y है तो ऊपर वाला क्या होगा? h माइनस वाई होगा, ठीक। अब आप एक चीज देखो, फॉर एरिया हाफ बी एल इंटू एच इज इक्वल टू मास इज व्हाट? m। हाँ या ना? कितने एरिया के लिए? हाफ बेस इंटू हाइट के लिए कितना हो गया? m मास है या नहीं है? अरे है या नहीं? तो अब 1 यूनिट एरिया के लिए कितना मास हो गया? 2m अपॉन LH। ध्यान सुनते रहना, भी पूरी करेंगे बात। अब आप देखो, ये एरिया कितना हो गया? b इंटू डी वाई। अरे कितना हो गया? b इंटू डी वाई। अरे पट्टी का एरिया यही हुआ ना, b इंटू डी वाई। हाँ या ना? तो अब अगर इसका b इंटू डी वाई है तो dm इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट एरिया इंटू b इंटू डी वाई। निकम्मो देखो, b नहीं पता मुझे, l नहीं पता, ठीक है। अब इसको रिलेट करते हैं,
ठीक है, आप क्या करो, ऐसा लिख सकता हूं शायद, चेक कर लो यार आप लोग, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम 9th क्लास, हाँ या ना, छोटे वाले ट्राइंगल का ये वाला साइड अपॉन बड़े वाले ट्राइंगल का ये वाला साइड इज इक्वल टू, मतलब बी अपॉन एल इज इक्वल टू छोटे वाले का ये वाला साइड प्लस बड़े वाले का ये वाला साइड। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब बी अपॉन एल की सीधे वैल्यू डाल सकता हूँ, एच माइनस वाई अपॉन एच डाल सकता हूँ, तो डी एम कम्स आउट टू बी 2m अपॉन एच इंटू एच माइनस वाई अपॉन एच इंटू डी वाई। कोई इशू है भाई इसमें? देखो जरा, कोई दिक्कत आई? अब आपको एच तो गिवन ही था और वाई वेरिएबल है ही, हाँ या ना, पुट कर दें वहां पर इसमें, और इसमें पुट कर दें डीएम को, ठीक है, खेल खत्म। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है भाई, क्या कर सकते हैं। पुट कर दो भाई। अब जरा देखो, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर 2m अपॉन एच स्क्वायर एच माइनस वाई इंटू वट डी वाई। लिमिट कहाँ से कहाँ तक y की, 0 से लेकर के h तक। यही होगा कि नहीं होगा? अरे यही होगा। अब जो कांस्टेंट है बाहर ले आओ और आंसर सॉल्व करके देखो, एम एच स्क्वायर बाई 6 आ रहा है, मैं लिख दूं डायरेक्ट आंसर? अबे सॉल्व कर लोगे आ जाएगा। चलो मैं कर ही देता हूँ, नहीं तो रोएंगे कुछ लोग। इंटीग्रेशन ऐसा बन रहा है, ये आया वाई क्यूब बाई 3, यानी कि h की पावर 4 अपॉन 3 माइनस h की पावर 4 अपॉन 4, ऐसा आया। आ गया? आ गया भाई कि नहीं आ गया? चेक कर लो यार। हो गया? बढ़ जाए, याद रखना है इसे, ठीक है, इतनी बात। अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट देखता तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता, तो m इंटू दैट लेंथ का स्क्वायर अपॉन 6 हो गया। अब अगला हमारे पास जो भी है, राइट सर्कुलर हॉलोकोन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म राइट सर्कुलर हॉलोकोन, मास m, बेस रेडियस r, हाइट कितनी h, और इस एक्सेस के अबाउट बताना है। एक्सेस कहां से जा रही है? सेंटर ऑफ मास से जा रही है, दिख रहा है? अरे निकम्मो, इसका सेंटर ऑफ मास कुछ यहां होता है कि नहीं होता है? कितने पे? h/4 पे, बेस से। अरे यस और नो? हाँ या ना? तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्ट लिख रहे हैं भाई, डिराइव नहीं कर रहे हैं। ICM इज mr² बाई, ठीक है, इतनी बात। हो गया? हो गया यार?
इसके बाद सॉलिड के लिए हो जाएगा 3mr²/10, यही होता है ना। ठीक, अब एक सवाल और कर लें। हमारे पास ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, यूनिफॉर्म है, मास इसका कितना m, ये वाली लेंथ l, ये वाली लेंथ b, आपको इस वाले डायगोनल के अबाउट बताना है तो सेंटर ऑफ मास से पास करने वाला ही, लेकिन क्या है, डायगोनल है, हाँ या ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। एक मिनट, m l² b² बाय, लड़की तू क्या कह रही है, ये कह रही है, अलग कह रही है, ये नहीं कह रही है ना, आंसर यही है। ठीक है, चलो, इसने तो डिराइव करा, बाकी किसी ने करा नहीं शायद, है ना, बाकी किसी ने डिराइव करा हो। तो कितनी जल्दी भूल जाते हो तुम लोग, अगर यहीं पे हो तो आंसर यहीं पर रखा हुआ, देखो एक मिनट, ये एक ट्राइंगल हो गया ऊपर वाला, हो गया कि नहीं हो गया, मास m/2 हो गया, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया h, जिस एक्सिस के अबाउट निकालना है, हाँ या ना। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, ये भी बात क्लियर है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आधे ट्राइंगल का कितना, m/2 h²/6, अगले आधे का भी m/2 h²/6, तो एक्चुअल में आंसर क्या होना है, mh²/6, हाँ या ना। अरे निकम्मो, इस एक्सिस के अबाउट m/2 h²/6, नीचे वाले का भी m/2 h²/6, यही होगा कि नहीं होगा, तो दोनों को ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, अब सारी समस्या है h² की, हाँ या ना। अब h² की समस्या है तो देखो भाई, साइन थीटा इज h/b, इस वाले ट्राइंगल से, हाँ या ना। साइन 90 माइनस थीटा इज h/l, यानी कि कॉस थीटा इज h/l, मानते हो या नहीं मानते हो, अरे ठीक है यार, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, यहां पुट कर दो, आ गया, हाँ या ना। अब मैंने दो कोन वाले बीच में डाल दिए थे, उतनी देर में आप भूल गए, मैं जानबूझ के डाले थे, पहले मैंने दो कोन वाले घुसाए ना बीच में, और अगर मैं उसी के बाद ट्राइंगल के बाद ये देता तो शायद कुछ लोग और कोशिश कर लेते। ऐसे एग्जाम में भी होगा भाई, जैसे जैसे समय बीतेगा आप भूलोगे। मैंने तो यहाँ दो सिर्फ कोन वाले फॉर्मूले लिखे थे, मैंने उनको डिराइव भी नहीं कराया कि ज्यादा देर लगाई हो। अगला देखो, अब लिखो जरा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, लिखो सबसे पहले, डिराइव नहीं कराऊंगा, ठीक है। इट इज वैलिड ओनली फॉर प्लेनर सिस्टम ऑफ मासेस, मतलब जो मासेस एक प्लेन पे होंगे उन्हीं के लिए वैलिड है भाई, हर जगह मत डाल देना परपेंडिकुलर एक्सिस को, क्लियर है। इट इज वैलिड ओनली फॉर प्लेनर सिस्टम ऑफ मासेस, क्लियर। अब मान लो हमारे पास कोई ये सिस्टम ऑफ मास है, ठीक है, किस प्लेन पे है,
एक्स वाई प्लेन पे, ठीक है, एक्स वाई प्लेन पे है, आपको इसका आई एक्स पता है एंड आई वाई पता है, मतलब आई एक्स और आई वाई मतलब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो होंगे, तो बात तय है, कहीं भी हो सकते हैं। अगर मैंने आई एक्स ऐसा बनाया तो वाई वाला ऐसा बनाऊंगा, एक्स अगर ऐसा बनाया तो वाई वाला ऐसा बनाऊंगा, एक्स अगर ऐसा बनाया तो वाई वाला ऐसा बनाऊंगा, कहीं भी हो सकता है, ठीक है, इतनी बात, कहीं भी हो सकता है, बस क्या होने चाहिए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, एक्स और वाई बोल रहे हैं। तो आई जेड, चलो मैंने बना ही दिया, इस एक्सिस के अबाउट कितना है आई एक्स, इस एक्सिस के अबाउट कितना आई वाई, तो ये जो जेड एक्सिस है यहां से जो पास करेगी बेटा, यहां से, ये नहीं यहां वाली, ठीक है, इतनी बात, कहां वाली, जो यहां से जेड एक्सिस पास करेगी, उसके लिए आई जेड कितना हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मेरे पास ये कोई सिस्टम ऑफ मास है, किस पे है, वाई जेड प्लेन पे, तो यहां से जो एक्स एक्सिस पास करेगी, ठीक है, इतनी बात, आई एक्स विल बी आई वाई प्लस आई जेड, क्लियर है, अरे ठीक है भाई, ठीक, इसी तरीके से जेड एक्स पे होगा तो ऐसे ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। मतलब जहां पर दोनों एक्सेस का इंटरसेक्शन होगा वहां से जो परपेंडिकुलर एक्सेस जाती है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों के क्या होगा, सम के बराबर होगा, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। प्रूफ भी बड़ा आसान है इसका, लेकिन हम कर नहीं रहे, छोड़ दो। अब इसके बाद अब लिखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और ये किसके लिए वैलिड है, सिर्फ प्लेनर सिस्टम्स के लिए, अगर सिस्टम हमारा प्लेनर नहीं है तो वैलिड नहीं होगा भाई, क्लियर है इतनी बात। अब लिखो जरा, लिखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन, वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन, कैसा भी मास डिस्ट्रीब्यूशन कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मेरे पास कोई ये सिस्टम ऑफ मास है, ठीक है, इतनी बात, मुझे इसका सेंटर ऑफ मास पता है, मान लो ये है, अब ये एक्सेस मान लो कहां से जा रही है, सेंटर ऑफ मास से, मुझे आईसीएम पता है, ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, इस एक्सेस के पैरेलल कोई भी एक्सेस होगी उसके अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकता हूं। तो मैंने बनाई ये पैरेलल एक्सेस, और इन दोनों पैरेलल एक्सेस के बीच में डिस्टेंस क्या कर दिया मैंने, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट इज सपोज व्हाट डी। अब मैं आई जानना चाहता हूं, तो आई इज इक्वल टू आईसीएम प्लस मास ऑफ सिस्टम इनटू डी स्क्वायर। ये ध्यान रखना, सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो उसके पैरेलल होनी चाहिए एक्सेस, उसी के अबाउट आप निकाल सकते हो। एक और मजेदार बात पता चल रही है कि अगर हम खूब सारी पैरेलल एक्सेस लें सेंटर ऑफ मास वाले के पैरेलल, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम किसके अबाउट है, सेंटर ऑफ मास वाले एक्सेस के अबाउट, बाकी सबके अबाउट इससे क्या आएगा, ज्यादा आएगा। क्लियर इतनी बात, नोट करो इस बकवास को, हो गया भाई। तो चलो कल इस पे सवाल करेंगे, आज इतना ही रहने दो, ठीक है। इसके यहाँ निकालना चाहता है, अब तो एक काम कर, ये डिस्टेंस खोज ले भाई, नहीं निकाल सकता, डेफिनेशन ही नहीं है ना, उससे प्रूफ आएगा, ठीक है, इतनी बात। हाँ, यहाँ डायग्राम देख के तो निकाल लेगा कि अगर ये डिस्टेंस दे रखा है तो उसमें सब्ट्रैक्ट करके कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट, लेकिन डेफिनेशन ये है कि हमेशा किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, आईसीएम में ऐड होना है, ठीक है, इतनी बात, ये ध्यान रखना। मतलब ये कहे कि मैं इसको लिख दूं आई डैश, ये कह रहा आई डैश को लिख दो आप आई
प्लस ये वाला डिस्टेंस, इसको z ले लूं, है ना? ये गलत है भाई, बिल्कुल ही क्या है, बकवास। ठीक है भाई।